हेलो स्टूडेंट्स, थ्री फेज एसी सिस्टम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेल्टा कनेक्शन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये डेल्टा कनेक्शन आखिर होता क्या है और साथ ही साथ क्यों डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज का वैल्यू फेज वोल्टेज के बराबर ही होता है। और एग्जाम में कई बार प्रूव करने को पूछा जाता है कि लाइन करंट का वैल्यू √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट के बराबर क्यों होता है। तो ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो डेल्टा कनेक्शन यानी क्या। तो ऐसे कनेक्शन में हम हर एक फेज का जो एंडिंग होता है वो दूसरे फेज के स्टार्टिंग के साथ कनेक्ट कर देते हैं। वापस एक बार, जो फेज है उसका जो एंडिंग है वो एंडिंग को स्टार्टिंग के साथ दूसरे फेज के स्टार्टिंग के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये पूरा आर फेज हमने बनाया है, ये आर फेज का एंडिंग इधर हो गया, ये एंडिंग जो है फर्स्ट फेज का उसको हम दूसरे फेज वाई फेज यहाँ से शुरू हो रहा है तो वाई फेज के स्टार्टिंग के साथ कनेक्ट कर दिया। ये वाई फेज एंड इधर हुआ तो ये जो वाई फेज का एंडिंग है ये जो हमारा बी फेज है उसके स्टार्टिंग के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। यानी हर एक फेज का एंडिंग जो है वो स्टार्टिंग दूसरे फेज के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो लिखना क्या है हमें कि एंडिंग ऑफ फर्स्ट फेज बोले तो आर फेज का एंडिंग इधर है, ये एंडिंग किसके साथ कनेक्ट करेंगे, स्टार्टिंग ऑफ सेकंड फेज कौन सा है, वाई फेज है, इज कनेक्टेड टू द स्टार्टिंग ऑफ सेकंड फेज। ये वाई के साथ हमने स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट जो है वाई फेज वहां से कनेक्ट कर दिया। अब ये वाई फेज यहाँ पे एंड होगा तो वाई फेज का जो एंड है वो स्टार्टिंग ऑफ बी फेज के साथ कर देंगे। तो वही लिखा है टर्मिनल एंडिंग सेकंड फेज एंड एंडिंग ऑफ सेकंड फेज। वाई फेज का एंड यहाँ पे हो रहा है वो थर्ड फेज के स्टार्टिंग के साथ कर दिया। सेकंड फेज टर्मिनल इज कनेक्टेड विद स्टार्टिंग ऑफ थर्ड फेज। आई होप बात समझ में आ गई होगी। आर फेज का जो एंडिंग है वाई फेज के स्टार्टिंग के साथ, वाई फेज का जो एंडिंग है वो बी फेज के स्टार्टिंग के साथ, बी फेज का जो एंडिंग है ये रहा वो आर फेज के स्टार्टिंग के साथ, और आर फेज का जो एंडिंग है वाई फेज के स्टार्टिंग के साथ। और ऐसा कुछ डेल्टा शेप देखने को हमें मिलता है, उसे हम क्या बोल देंगे, डेल्टा कनेक्शन बोल देंगे। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने हर एक फेज के साथ एक वाइंडिंग कनेक्ट करके रखी है या कॉइल कनेक्ट करके रखी है यहाँ पे हर एक फेज के साथ। अब ये जो कॉइल या फिर हम बोल देंगे इसको वाइंडिंग, जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी तो इसमें से करंट इंड्यूस होगा लेंस लॉ के हिसाब से, हमें पता है फैराडेस लॉ के हिसाब से। तो ये जो वाइंडिंग है हमारी आर फेज में उसमें मान के चलते हैं आई आर करंट प्रोड्यूस हुआ जिसे फेज करंट बोल देंगे, वाई फेज में आई वाई करंट, बी फेज में आई बी करंट। ये सारे करंट आई वाई आई आर आई बी इसे क्या बोलते हैं, फेज करंट बोलते हैं। तो वही लिखा है आई आर आई वाई आई बी, ये सारे क्या हो गए हमारे फेज करंट हो गए। ठीक है, उसी तरीके से ये फेज करंट सप्लाई लाइन के साथ कनेक्टेड है तो सप्लाई लाइन में IL1 करंट जाएगा, IL2 करंट जाएगा, IL3 करंट जाएगा। ये सारे करंट को हम क्या बोल देंगे, ये सारे करंट को हम लाइन करंट बोल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे IL1 का वैल्यू कैसे ढूंढे, ये टॉपिकल नेसेसरी है नहीं लेकिन कैसे ढूंढे IL1 का वैल्यू। तो यहाँ से करंट आ रहा है तो ये हमारा हो गया जंक्शन, किरचॉफ जंक्शन लॉ लगा देंगे, किरचॉफ करंट लॉ लगा लेंगे। उसमें क्या बोलते हैं, जंक्शन में जो करंट आ रहा है वो प्लस IR प्लस और जो बाहर निकल रहा है वो माइनस, तो ये IR माइनस IB हो जाएगा, IR माइनस IB हो जाएगा। यहाँ पे जंक्शन लॉ लगाएंगे, किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे। ये जंक्शन पे आई वाई करंट अंदर आ रहा है और आई आर बाहर निकल रहा है, अंदर आया वो प्लस आई वाई प्लस माइनस आई आर, आई वाई प्लस माइनस आई आर। ठीक है, यहाँ पे हम जंक्शन लॉ लगा देंगे। क्या करेंगे, करंट अंदर आई बी आ रहा है तो आई बी बाहर कौन सा निकल रहा है, माइनस कर देंगे, माइनस आई वाई। तो यहाँ से क्या आएगा, आई बी माइनस आई वाई। ये जंक्शन पे आई बी अंदर आया और आई वाई बाहर गया तो आई बी माइनस आई वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फेज करंट और फेज लाइन करंट के बारे में समझ लिया। अब यहाँ पे ये हमारा जो आर के साथ, आर जो है न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में अगर हम पोटेंशियल मेजर करते हैं, वोल्टेज मेजर करते हैं न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फेज वोल्टेज बोलते हैं। फेज वोल्टेज इसका ई वाई का हम न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे तो ये रहा हमारा फेज वोल्टेज ई वाई।
और वापस से हम बी जो हमारा है ये रहा बी का न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, तो ई बी, इसको ई बी एन भी लिख सकते हैं, ई आर एन भी लिख सकते हैं, ई वाई एन भी लिख सकते हैं, न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में है इसलिए, जिसे हम फेज वोल्टेज बोलते हैं। आर एन वाई एन बी एन भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब कोई भी दो लाइन के बीच का जो पोटेंशियल होगा उसे हम लाइन पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ पे आर और वाई के बीच का लाइन पोटेंशियल हो गया वी आर वाई, ऐसे जा रहे हैं। फिर वाई और बी के बीच का, वाई और बी के बीच का बी वाई बी हो गया, और ऐसे जाएंगे तो बी आर आएगा, बी आर नीचे से ऊपर तो बी आर आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लाइन पोटेंशियल या लाइन वोल्टेज। तो इतनी सारी बात हमें समझ में आ गई, टर्मिनोलॉजी सारी समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पूरा डायग्राम बनाया है हमने, अगर हम बैलेंस्ड कंडीशन की बात करें, बैलेंस्ड कंडीशन की बात करें तो बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होता है, जितने भी फेज वोल्टेज होते हैं वो सारे सेम होते हैं। अगर 50 वोल्ट है तो ये भी 50 वोल्ट, ये भी 50 वोल्ट, जो फेज वोल्टेज के बराबर होगा। तो फॉर बैलेंस्ड कंडीशन में क्या लिखा है हमने यहाँ पे, ये थोड़ा सा रब खराब हो गया, ये यहाँ पे हम इरेज कर से जल्दी से लिख लेते हैं, ठीक है। ये किसके बराबर हो गया, ये किसके बराबर, फेज वोल्टेज सारे सेम, बैलेंस कंडीशन में ई आर ई वाई और ई बी सेम, ई आर ई वाई ई बी सेम, इसके बराबर फेज वोल्टेज के बराबर। उसी तरीके से बैलेंस कंडीशन में लाइन वोल्टेज भी सेम रहेंगे, ये 50 तो ये भी 50 तो ये भी 50, तो ई आर वाई ई वाई बी बी आर सब सेम होंगे और लाइन वोल्टेज वी एल के बराबर होंगे। इतनी बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब डायग्राम से अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, फ्रॉम डायग्राम अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम बोल देंगे ये दो टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल होगा ई आर, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, वो ई आर वाई के बराबर होगा, ठीक है। दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे ई आर है तो यहाँ पे ई आर वाई है, तो दोनों बराबर होने चाहिए। ये 50 वोल्ट है दो टर्मिनल के अक्रॉस, तो यहाँ भी 50 होना चाहिए, यानी ये बराबर ये हो जाएगा, यानी ई आर वाई ई आर इज इक्वल टू वी आर वाई हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये दो टर्मिनल के अक्रॉस बात करें, ये दो टर्मिनल के अक्रॉस क्या है, ई वाई है, तो ई वाई किसके बराबर हो जाएगा, आर और बी के बीच का, आर और बी के बीच का ई वाई है, तो यहाँ पे आर और बी के बीच का क्या है, ई वाई बी है, तो ई वाई बी और ई वाई सेम होंगे, ई वाई बी और ई वाई सेम होंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर ये दो टर्मिनल की बात करें आर और बी के बीच की, तो क्या है, ई बी है इसका पोटेंशियल, तो यही पोटेंशियल किसके बराबर होगा, यही पोटेंशियल वी आर वाई के बराबर होगा, ठीक है। ये वी आर वाई, ये पोटेंशियल, ये दोनों के बराबर ई बी, ठीक है, ये दोनों के बराबर ई बी, ठीक है, ई बी, ये पोटेंशियल कहाँ पे जाएगा, ई बी आर के बराबर जाएगा, ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ये दोनों का ये पोटेंशियल, ठीक है, फिर ये दोनों का ये पोटेंशियल और ये दोनों का ये पोटेंशियल बी आर पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो पोटेंशियल है ये कौन से पोटेंशियल है, लाइन पोटेंशियल है या लाइन वोल्टेज है, ये रहा लाइन वोल्टेज है। ये सारे वोल्टेज बैलेंस कंडीशन में कैसे होंगे, सेम होंगे, वीएल के बराबर होंगे, ठीक है। तो ये सारे पोटेंशियल वीएल के बराबर है और ये सारे कौन से पोटेंशियल है, ये सारे फेज के वोल्टेज है, फेज के वोल्टेज है। फेज के वोल्टेज कैसे होंगे, फेज के वोल्टेज ई आर ई वाई बी बैलेंस कंडीशन के लिए सेम होंगे और फेज के बराबर होंगे, फेज वोल्टेज के बराबर होंगे, तो ये सारे फेज वोल्टेज के बराबर होंगे, ठीक है। तो बस यहां से हमने प्रूव कर दिया क्या कि जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज के बराबर होगा और ये जो है वो रिलेशनशिप है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का, ठीक है। तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज की बात समझ में आ गई, हमने रिलेशन देख लिया। अब लाइन करंट और फेज करंट के बीच में क्या रिलेशन है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। वापस से डायग्राम बना के रखा है। बैलेंस कंडीशन में हमने क्या बोला था, ये जो फेज वोल्टेज है वो सेम होते हैं, ये जो लाइन वोल्टेज है वो भी सेम होते हैं। वोल्टेज सेम होते हैं तो करंट भी सेम होते हैं, ठीक है। तो करंट की बात की जाए तो ये जो फेज करंट है आई बी, ये आई वाई के बराबर होगा, ये आई आर के बराबर होगा। फेज करंट कैसे होंगे, सारे सेम होंगे, फेज करंट आई पी एच के बराबर होंगे सारे करंट, ठीक है। उसी तरीके से लाइन करंट की बात करें तो लाइन करंट भी सेम होंगे, यानी IL1 IL2 IL3 सब सेम होंगे और लाइन करंट IL के बराबर होंगे। इतनी बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब रिलेशनशिप हमें डिराइव करना है, इसका रिलेशनशिप लाइन करंट और फेज करंट के बीच का। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में हमने क्या देखा था, दोनों बराबर है। लाइन करंट और फेज करंट के बीच में क्या रिलेशन है वो देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा फेज डायग्राम बनाएंगे। फेज डायग्राम में हमें पता है ये जो फेज है, आर फेज का पोटेंशियल, बी फेज का पोटेंशियल, वाई फेज का वोल्टेज, ये तीनों एक दूसरे से कितने एंगल पे होते हैं, 120 एंगल पे, 120 एंगल पे, 120 एंगल पे होते हैं। इतनी बात हमें पता है तो हमने बना दिया, ठीक है।
अच्छा, बाद में हम ये जो हमारा फेज वोल्टेज है, फेज वोल्टेज, उसमें कुछ IR फेज करंट फ्लो हो रहा है, IR फेज करंट फ्लो हो रहा है, ये रहा IR फेज करंट फ्लो हो रहा है। ये फेज करंट को हमने थोड़ा सा आगे बना दिया कि कोई रैंडमली कोई भी एंगल पे आगे बना सकते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन में हमने बना दिया थोड़ा आगे। एक्चुअल में ये आगे नहीं है, ये पीछे बनाया है, क्योंकि हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, यानी ये पहले आएगा, ये पीछे आएगा, यानी पोटेंशियल आगे चल रहा है, करंट पीछे चल रहा है, पोटेंशियल आगे, करंट पीछे। करंट पीछे क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने कॉइल का यूज किया है, कॉइल यानी इंडक्टर। इंडक्टर में क्या होता है? इंडक्टर में करंट का अपोज होता है, इसलिए करंट पीछे चलता है, वोल्टेज आगे चलता है। प्योर इंडक्टिव सर्किट में भी हमने ये बात पढ़ी है कि जब भी प्योर इंडक्टिव सर्किट हो, ये कि इंडक्टर ही है, इसमें करंट का अपोज होगा, जो इंड्यूस करंट होगा उसका अपोज होगा, तो वोल्टेज आगे चलेगा, करंट पीछे चलेगा। तो हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे, तो वोल्टेज आगे चला, करंट पीछे चला, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो IR हमने कोई एक एंगल पे बना दिया, ये IR जो हमने बनाया उसके ऑपोजिट में, उसके इसके ऑपोजिट में हमने -IR वेक्टर बना दिया, ठीक है। ये IR, ये -IR, ठीक है। ये लाइन भी समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम IR बना दिया, अब दूसरे फेज की बात करेंगे, वाई फेज की बात करेंगे। तो वाई फेज में हम क्या करेंगे? करंट पीछे बना देंगे थोड़ा सा, ठीक है। हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं, यानी ये आगे चल रहा है, ये आगे चल रहा है, ये पीछे चल रहा है, ये आगे चल रहा है, ये पीछे चल रहा है, ये आगे चल रहा है, करंट पीछे चल रहा है। तो IY हमने बना दिया कोई एंगल पे। उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम -IY बना देंगे, इतने ही मैग्नीट्यूड का इधर बना देंगे, ठीक है, वेक्टर एक। अच्छा, उसी तरीके से ये आगे चल रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, यानी ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, यानी ये पहले जाएगा और ये बाद में जाएगा उसके पीछे। तो ये B फेज का भी कुछ एंगल पीछे बना दिया, इसका ऑपोजिट साइड हमने बना दिया -IB। 50 वोल्ट है तो ये डायरेक्शन में 50 वोल्ट। नेगेटिव साइन क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो उतना ही है। तो हमें ये दो वेक्टर मिले, ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमें ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे? ये वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ये वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बना देंगे। बेसिक क्लासेस में बात पढ़ी है। और बाद में ये जो हमारा टेल से हेड, डायगोनल से एक लाइन हम बनाएंगे, हेड तक बनाएंगे, टेल से हेड तक डायगोनल का जो हमारा वेक्टर मिलेगा, इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर बोल देंगे, ठीक है। ये दो वेक्टर को ऐड किया हमने पैरेललोग्राम बना के, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। ये रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू क्या होगा? ये रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू IL1 होगा, फर्स्ट लाइन का, ठीक है, लाइन ये वाला IL1 होगा। अब क्वेश्चन आएगा कि क्यों इसे IL1 बोला? तो हम क्या करते हैं, A प्लस B करते हैं तो रिजल्टेंट मिलता है। तो ये क्या है? IR है प्लस -IB है, यानी IR माइनस IB, IR माइनस IB, IR माइनस IB क्या है? IL1 है। तो हमें IL1 का वैल्यू मिल गया। आई होप बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी तो दो वेक्टर है, यहाँ भी तो दो वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? ऐसे कुछ निकलेगा इसका रिजल्टेंट, ठीक है, ऐसे कुछ निकलेगा इसका रिजल्टेंट। कैसे बनाएंगे? ये वेक्टर को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये वेक्टर को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये रिजल्टेंट बनेगा। ये रिजल्टेंट क्या बनेगा? ये रिजल्टेंट बनेगा A प्लस B, यानी IB प्लस माइनस IY बनेगा, ठीक है, IY बनेगा। IB माइनस IY है कहाँ पे? हाँ है, तो ये क्या बनेगा? IL3 बन जाएगा, ठीक है, IL3, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी तो दो वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट ऐसे पास होगा। इस वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट किया, ये वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट किया, ये वेक्टर का वैल्यू क्या होगा? A प्लस B, यानी IY प्लस माइनस IR, ठीक है। वो किसके बराबर होगा? IY माइनस IR है, IY माइनस IR है, IL2 के बराबर होगा, IL2 के बराबर होगा। अभी जो सारे रिजल्टेंट है IL1, IL2, IL3, ये सारे कैसे हैं? ये सारे सेम है बैलेंस्ड कंडीशन के लिए, ठीक है। ये रिजल्टेंट ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये 50 वोल्ट तो ये भी 50 वोल्ट तो ये भी 50 वोल्ट, ठीक है। तो कोई भी एक वेक्टर का हम क्या ढूंढ लेंगे? मैग्नीट्यूड ढूंढ लेंगे। वो सारे वेक्टर का उतना ही मैग्नीट्यूड होगा। और एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने IL1 का ढूंढ लिया, इसका तो वो किसके बराबर होगा? IL1 IL के बराबर होगा, ठीक है। तो IL1 किसके बराबर होगा? IL के बराबर होगा। अब दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, बेसिक वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अगर ऐड करना है, ये A है, ये B है, तो यहाँ से रिजल्टेंट पास होगा। तो हम क्या करेंगे? रिजल्टेंट R इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिखते थे? एक वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है, cos थीटा, ठीक है। जहां पे थीटा क्या होता था? दो वेक्टर के बीच का एंगल, A और B के बीच का एंगल। तो वही करना है। यहाँ पे हमारा एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो हमें रिजल्टेंट चाहिए। IL1 क्या होगा? अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एक वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2AB cos
थीटा, थीटा कितना होगा यहाँ पे, थीटा यहाँ पे ये पूरा हमारा कितना है 120 है, ठीक है, पूरा हमारा 120 है। अब यहाँ से ये जो लाइन है इसको बाइसेक्ट कर रही है, ऐसे बाइसेक्ट कर रही है, ये वाली लाइन ऐसे बाइसेक्ट कर रही है, तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री और बाकी का कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना निकल के आया 60 डिग्री, तो वही 60 डिग्री यहाँ पे रखा है हमने, ठीक है। अच्छा, आई आर क्या है, फेज करंट है, तो आई आर यहाँ पे लिखा है फेज करंट है, तो आईपीएच कर दिया, फेज करंट सेम होंगे, माइनस आई बी का स्क्वायर है या फिर माइनस माइनस प्लस ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन माइनस साइन का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है क्योंकि हम मैग्नीट्यूड ढूंढ रहे हैं। माइनस साइन क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, जैसे कि ये हमारा आई आर है तो ये माइनस आई आर डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन से मतलब है नहीं, डायरेक्शन हमने डायग्राम में बता दिया है, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो माइनस साइन हम कंसिडर करेंगे नहीं, तो सीधा आईपीएच लिख लिया। उसी तरीके से ये भी क्या है हमारा फेज करंट है, माइनस साइन कंसीडर करेंगे नहीं, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन नेगेटिव साइन डायरेक्शन दिखाता है तो नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे नहीं, तो आईपीएच आ गया। cos 60 का वैल्यू 1/2 आ गया, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 टाइम्स आईपीएच का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आईपीएच स्क्वायर, यहाँ पे 3 टाइम्स आईपीएच स्क्वायर √3 और ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर तो √3 आईपीएच आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा लाइन करंट और फेज करंट के बीच का रिलेशनशिप, लाइन करंट √3 टाइम्स क्या होता है फेज करंट होता है। ये रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, ये रिलेशनशिप को हम लाइन करंट और फेज करंट के बीच का रिलेशनशिप बोलते हैं। पीडीएफ नोट्स लिंक में अवेलेबल है, डाउनलोड कर देना, ठीक है। तो अभी अभी हमने क्या देखा कि लाइन करंट जो होता है आईएल वो कितने टाइम्स √3 टाइम्स किसके बराबर होता है, फेज करंट के बराबर होता है। यहां से अगर मुझे फेज करंट ढूंढना है तो सब्जेक्ट बनाता हूं फेज करंट को IL/√3। ये सारे इक्वेशन याद रखने जरूरी है क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे तो ये सारे इक्वेशन उसमें आएंगे, ठीक है। अब आखिरी में हम बात कर लेते हैं पावर फैक्टर की, ये भी न्यूमेरिकल में पूछ सकते हैं, पता लगाओ पावर फैक्टर कितना है। तो पावर फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, पावर पर फेज, टोटल 3 फेज है हमारे, तो एक फेज में कुछ पावर हुआ तो मल्टीप्लाई विद 3 कर दो, 50 आया एक फेज में तो सब में 50-50 आएगा तो मल्टीप्लाई विद 3 कर देंगे, ठीक है। तो 3 इंटू पावर क्या होता है VI cos phi, याद हो तो ये पावर पर फेज की बात कर रहे हैं तो VPH IPH cos phi, VPH IPH cos phi, ठीक है। VPH को हम कैसे लिख सकते हैं, अभी अभी हमने प्रूव किया क्या कि डेल्टा कनेक्शन के लिए जो फेज वोल्टेज होता है वही लाइन वोल्टेज के बराबर होता है, तो फेज वोल्टेज की जगह लाइन वोल्टेज कर दिया। आईपीएच क्या लिखेंगे, अभी हमने डिराइव किया, जो फेज करंट है वो IL/√3 के बराबर है, फेज करंट है IL/√3 के बराबर है। ये 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, ठीक है। ये √3 से ये √3 कैंसिल, बचा क्या √3 VL/IL cos phi। ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते टाइम, ठीक है। और ये जो फाई है वो VL और IL के बीच का एंगल है, IL और VL के बीच का एंगल है, यानी लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बीच का ये एंगल है। तो यहां तक लिख के आने पर हमें एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।